मजीद बात करेंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद सईद साहब, हुकूमत नवाज शरीफ और दिगर के खिलाफ मुकदमात से लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है, लेकिन ये बताएं कि अपोजिशन उन मुकदमात को मुसलसल इशू बना रही है। आज मरियम नवाज ने एक बार फिर जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं तो उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है, और जलसे अभी शुरू नहीं हुए हैं तो हुकूमत को तकलीफ शुरू हो गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने खुद कहा कि हुकूमत का बयान भी इसके ऊपर आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर चीज के ऊपर इशू बनाने की कोशिश करेंगे। कौम को फिर बताना जरूरी है कि आगाज हुआ था कि जब बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई कि नवाज शरीफ के पानामा पेपर्स में उनका नाम आया, उनको बारहा मौका मिला, अदालतों से वो सर्टिफाइड चोर और झूठा साबित हुआ, और आज वो लंदन में मफरूर बैठा हुए अदालतों से डिक्लेयर मफरूर है। उनके दोनों साहबजादी इश्तिहारी है। और ये जो बीबी बात कर रही थी, सबको याद होगा कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, मैं तो अपने वालिद के साथ रहती हूँ। फिर कतरी खत भी सबको याद होगा, कैलेबरी भी सबको याद होगा, जालसाजी भी सबको याद होगी। तो ये असल में इस वक्त क्यों हो रहा है, सबसे अहम चीज ये है। देखिए, हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि जब कोरोना आया तो दुनिया में बेहतरीन मईशत है, बेहतरीन सेहत की निज़ाम, उसका मुकाबला करने में नाकाम दिखाई दिए, और इन्होंने सियासत शुरू की क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया था जहां पे ये अपना इलाज करे, क्योंकि पेट भी खराब हो जाए तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़ियादत में तमाम पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तानी अवाम ने सूफीस के ऊपर अमल दरामद किया, अल्लाह की मदद थी, और दुनिया आज मिसाल दे रही है कि कोरोना को हमने किस तरह शिकस्त दी। इन्होंने जो मईशत छोड़ी थी, इनका ये ख्याल था कि मुल्क कर्जों के दलदल में फंस चुका है, ये कर्जों के सूद के ऊपर जो पैसा देना है ये नहीं दे पाएंगे, मईशत हमने तबाह कर दी है, हमने मुल्क को लूटा है, तो ये क्या करेंगे। इनको पता नहीं था कि इमरान खान आ रहा है। उसी मईशत को आईसीयू से निकाल के अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस्तेहकाम दे दिया। वो पाकिस्तान जो इनके दौर में दूमोर के थाने पाकिस्तान को मिलते थे, दूमोर के हुक्म मिलते थे, उसी पाकिस्तान से आज मदद की अपील होती है, अफगानिस्तान के अमन में अपना किरदार अदा करता है। वही पाकिस्तान जो दहशतगर्दी, हालांकि कुर्बानियां भी हम दे रहे थे, लेकिन दहशतगर्दी का शिकार भी हम थे, फिर भी टेररिज्म से जाना जाता था, आज टूरिज्म से जाना जाता है। आखिरी इनके पास ऑप्शन था कि पाकिस्तान इनकी वजह से जो ग्रे लिस्ट में चला गया है फेटअप के, ये पाकिस्तान को जरूरत थी कानून साजी की। इन्होंने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। 34 नुकात इन्होंने तहरीरी तौर पे दिए कि हमें एनआरओ दे दो तब कानून साजी होगी। बेशक पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो जाए, लेकिन हमें ये तब पास करेंगे जब आप हमें एनआरओ दोगे। ये मैं कोई खुद से बात नहीं कर रहा, आपकी मीडिया चैनल्स को पता है, पूरी कौम को पता है कि पार्लियामेंट में कानून साजी के वक्त इन्होंने तहरीरी एनआरओ मांगा। उसका जब इनकार हुआ तो फिर पीडीएम भी शुरू होता है, फिर जरदारी लीग, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे अचकजई, ये सारे इकट्ठे भी बैठ जाते हैं, और इनके पास जब कुछ नहीं होता तो इदारों को निशाना बनाते हैं। अभी बीबी ने कहा कि इदारों की इस्तेमाल की बात की, किसको पता नहीं है। क्या जस्टिस कयूम का फोन कॉल सबने नहीं सुना कि किस तरह ये अदलिया, किस किस्म की इनको अदलिया चाहिए? क्या सबने नहीं देखा कि जो अदलिया इनकी मर्जी के बजाय कानून के मुताबिक फैसला देती है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होते हैं? क्या इन्होंने ये नहीं देखा, पूरी कौम क्या ये चीज ढकी छुपी है कि किस तरह इन्होंने कश्मीर कास्ट को डैमेज किया, किस तरह डैमेज किया कि जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का सफीर बन के पूरी दुनिया में एक ही इशू डिस्कस हो रहा था, कश्मीर इशू डिस्कस हो रहा था, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, तमाम लिबरली करप्ट और सारे जो थे वो कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। क्या किसी को याद नहीं है कि जब नवाज शरीफ मोदी के से मिलने गए और हुर्रियत रहनुमाओं ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया, उनको इग्नोर किया गया। जब कश्मीर में इज्तिमाई कब्रें बरामद हो रही थी, लेकिन ये मोदी से मिलता है। क्या पूरी कौम को याद नहीं कि जब यहाँ पे मोदी को इन्होंने अपनी घर नवासी की शादी पे बुलाया? क्या पूरी कौम को याद नहीं कि सदर जनरल जब बगैर वीजा के आपके चैनल ने उस स्टोरी को ब्रेक किया कि मरी में
سدن جندال آ چکا ہے بغیر ویزا کے. جب آپ لوگوں نے سوال اٹھائے تو آپ کو جواب ملتا ہے اسی بیوی کی طرف سے ہمارے ذاتی تعلقات ہیں, ہمارے خاندانی تعلقات ہیں. کیا پوری قوم کو پتا نہیں کہ لندن میں کن ڈپلومیٹ کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے؟ کیا ہم نے انڈیا کے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, اور اس انویسٹمنٹ کا وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جس کلبھوشن کے خلاف یہ خاموش تھا, وہ کلبھوشن ہم نے دہشت گردی کے واقعات کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا, وہ پاکستان کا بہتر مقدمہ لڑنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اٹھانا چاہیے تھا, اس پہ تو وہ خاموش رہا. لیکن ڈالویز کی صورت میں اور بیانات کی صورت میں انٹرنیشنل کورٹ میں انڈیا اپنی دفاع میں اور کلبھوشن کیس میں نواز شریف کا بیان پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہے. کیا پوری قوم کو یہ پتا نہیں؟ ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی جو بیانات دیے اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ فیٹ اپ میں یہ بدت دے رہے ہیں ڈان لیف کی صورت میں جس کو انہوں نے خود نیشنل سیکیورٹی بریچ کہا تھا اس کی بار بار ریپیٹیشن کے یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. اگر جلسوں کی بات ہے, عمران خان سے بڑے جلسے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسے نہ کیے ہو. پاکستان کی واحد حکومت بنی ہے جو 22 سالہ جدوجہد کے بعد کسی جنرل جیلانی اور جنرل چولک کی کوکھ سے ان کی سیاست نے جنم نہیں لیا. ایک ایسا لیڈر جو گراس روٹ لیول سے 2 پارٹی سسٹم میں اسٹیٹس کو توڑتے ہوئے عوام کے سپورٹ سے مقبول ترین لیڈر جو آج عالم اسلام کا ترجمان بن کے دنیا کے افق پہ اور دنیا کی سیاست کے افق پہ ایک چمکتا ستارہ دکھائی دے رہا ہے, وہ عمران خان ہے. یہ عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتی. اس طرح این آر او ان کی چیز ہے, این آر او مانگتے ہیں, کیسز چل رہے ہیں, ملک لوٹا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں آج, کیا یہ اس بی بی سے پریس کانفرنس میں یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کیلیبری کا کیا ہوا؟ کیا اس سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, آج نواز شریف کدھر رہ رہا ہے؟ کیا ان سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ کی پوری رونا دھونا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وہی کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. آج شہباز شریف جیل کے اندر ہے, کس چیز میں ہے؟ ٹی ٹی اسکینڈل. آج ہی فیک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں, آج ٹی ٹی سامنے آئے ہیں. کیا اس کا کوئی جواب انہوں نے دیا؟ اگر ان صرف ایک بھائی سے پوچھا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا, قطری خط لے کے آتا ہے. دوسری سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بینسوں کا دودھ بیچ کے میں گزارا کرتا ہوں. مطلب یہ ملک اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے, خود مفرور بیٹھا ہوا ہے, بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے کہ میں تحریک چلاؤں گا. کس چیز کے اوپر چلاؤں گا؟ عدلیہ کو ٹارگٹ بناؤں گا, میں فوج کو ٹارگٹ بناؤں گا, میں انڈیا کی نیریٹو کو فروغ دوں گا. اس سے یہ چیزیں قوم کے آگے بکنے والی نہیں ہے. یہ اپنا تماشا بنایا ہوا ہے, روز اسی طرح آئیں گے, یہ تماشے ہوتے رہیں گے. پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ مولانا آ رہا ہے, مولانا پھر چلا بھی گیا. یہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں, کیا کسی نے آج پوچھا کہ مولانا صاحب آپ اتنے عرصے تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, آپ نے کشمیر کمیٹی کی میٹنگز کتنی کی؟ باقی تو چھوڑے کہ دنیا کے عالمی سطح پہ آپ کشمیر کا مقدمہ لڑتے. یہی مولانا فضل الرحمان تھا ان پیٹرسن جو یہاں پہ امریکن ایمبیسیڈر تھی, اس کے سامنے جا کے یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے خدمت کا موقع دو, میں زرداری اور نواز شریف سے زیادہ آپ کی اچھی خدمت کروں گا. یہ اسلام کا مقدمہ لڑے گا. یہ دوسرے یہاں پہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ بیوی بیٹھی ہوئی ہے کیلیبری میں, جرساجی میں پکڑی گئی ہے, باپ تھوری میں پکڑا جا چکا ہے, مفرور ہے اس وقت. پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے, پاکستانی کی جاگیر نہیں ہے. میں پوری قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, یہ ریجیکٹڈ ہے, یہ بالکل اشتہاری اور سرٹیفائڈ ڈاکو اور چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. پاکستانی قوم ان 2 خاندانوں کی غلامی نہیں کرے گی, ان کے غلام نہیں ہے. فیٹ اپ کا ہو گیا لیجسلیشن, ہمارا بہتر امیج دنیا میں جا رہا ہے, معیشت ٹھیک ہو گئی, کرونا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے اوپر اگر ہم نے عمل درآمد کیا, دوسری لہر پہ ہم قابو پا لیں گے. دنیا آج پاکستان کی مثال دے رہی ہے. اس طرح ہمارا ٹورزم دنیا میں آگے بڑھ گیا. یہ تمام چیزیں پاکستان کی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہے. کشمیر جو یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ 54 سال تک ڈسکس نہیں ہوا تھا, عمران خان کی وجہ سے 1 سال میں 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. ان کو اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے. لیکن ان کو کیا, ان کو پاکستانی معیشت سے کیا؟ جو قرضے انہوں نے لیے تھے, ان کی قرضوں کی سود کی ادائیگی میں $10 ارب ہم نے واپس کر دیے. ان کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا, ان کو اس پہ خوشی نہیں ہونی.
इनको तो कोरोना में इनकी ख्वाहिश थी। ठीक है, मुराद अल्लाह सईद ना साहब करे। हमारे साथ ही रहेगा। शिबली फराज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। शिबली फराज साहब, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मुकदमे हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं वो गद्दारी के मुकदमे, क्योंकि हुकूमत को तकलीफ हो गई है, अभी जलसा हमारा शुरू नहीं हुआ है। उस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत हम पर मुकदमे बना रही है। हुकूमत की जानिब से तो लाताल्लुकी का इजहार किया गया था, तो अब इशूज़ क्यों बनाया जा रहा है इसको अपोजिशन की जानिब से? देखें, हमारा तो एक ही इनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी बातें करें हम चाहते हैं कि ये अवाम को ये बताएं कि ये असासे इन्होंने कैसे बनाए और कैसे मुल्क से बाहर पैसे ले गए। जिस तरह से इन्होंने मुल्क के अवाम की जेबें काटी हैं, जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क के इदारों को महफूज किया है, आज ये जो है तो अवाम के मफाद के दावेदार कैसे बन रहे हैं, तो उनकी बातों में तो न कोई सेंस है और ना उनकी बातों को कोई अहमियत है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब से आज पूछा गया कि आप कहीं परेशान तो नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं परेशान नहीं हूँ, पुरअज़्म हूँ। लेकिन इन मीटिंग से आपको क्या लगता है कि अभी कुछ ऐसा है जो फाइनल होना बाकी है, क्योंकि अपोजिशन के जो इत्तेहाद है उनको मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं आपका सवाल समझा नहीं, एक दफा। अपोजिशन के इत्तेहाद को मुख्तलिफ जो सरबराही है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है, जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनको, और आज जो मीटिंग हुई है उससे आपको क्या लग रहा है, कुछ फाइनल होना अभी बाकी है? देखिए, इन पार्टीज में जो भी इसी में शामिल हैं, इनके अपने इनफरादी मफादात हैं और हर एक जो है तो दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है। वो इस वक्त एक सियासी मजबूरी के तहत इस इत्तेहाद में शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वक्त अपोजिशन जो है तो जरूरी नहीं है कि वो एक पेज पर हो, उनमें काफ़ी इख्तलाफात हैं। तो बिगिन विद कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये कि मौलाना पीपल्स पार्टी जो कि एक बड़ी लिबरल पार्टी अपने आप को कंसिडर करती है, तो वो उसको एक सियासी बड़ा नुकसान हो रहा है कि वो मौलाना साहब की क़यादत में अपनी नंबर 3 या नंबर 4 के तौर पे वो उनके साथ चले। तो अपोजिशन जमातों के इस इत्तेहाद का आपको क्या मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है? ये एक कोशिश है अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने की, और जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो ये सारा जो नाटक उन्होंने रचाया है वो बुनियादी तौर पे जो उन पे जो क्रिमिनल केसेस बने हुए हैं और उनका जवाब देने के बजाय वो इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वो कोई प्रेशर डाल सकें, कोई एक ऐसा माहौल बना सकें कि जिससे कि शायद वो हुकूमत को या जुडिशरी को अंडर प्रेशर ला सकें, जो कि होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिबली फराज साहब, मुराद सईद साहब। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई और उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ ज़रूर आएंगे, इलाज कराकर वापस आएंगे। नवाज शरीफ की सेहत मुकद्दम है, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर ही लीड करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क में कभी गद्दारी और कभी मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है और ये हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है, अवाम के दरमियान मुकदमा चलाया गया है। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। मरियम नवाज़ कहती हैं कि हम पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाता है, अभी जलसे का आगाज़ नहीं हुआ है तो हुकूमत को तकलीफ होना शुरू हो गई है। साथ ही हुकूमत ये कहती है कि